नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुर्खी अखबार की में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। देखिए 8 बजे के साथ ही हम एक बार फिर से हाजिर हैं दिन भर की तमाम खास सुर्खियों के साथ। जो कल बड़ी सुर्खियां रही, जो आज बड़ी सुर्खियां रहेंगी, बहुत सरल भाषा में, अंदाज में हम इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। केंद्र पर बजट में राज्यों से भेदभाव का आरोप। केंद्र ने आरोपों को खारिज किया, विपक्ष ने इस बाबत प्रदर्शन किया। देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें, विपक्ष जहां बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए कई राज्यों की अपेक्षा का आरोप लगा रहा है, इधर सरकार को इससे इनकार कर रही है। ये मुद्दा बुधवार को संसद के अंदर और बाहर छाया रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की उपेक्षा संबंधी आरोपों को अपमानजनक करार दिया। एक दिन में पश्चिम बंगाल को बजट में नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार के द्वारा यानी कि बंगाल सरकार केंद्र द्वारा की गई योजनाओं को लागू करने में नाकाम रही है। तो देखिए अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इसको जगह मिली है और कल दिन भर अगर आप देखें तो हर न्यूज़ चैनल पर आपको बजट के दौरान क्या क्या प्रतिक्रिया विपक्ष की रही है सुनने को जाहिर तौर पर मिली होंगी। और जिस तरह से जिक्र किया गया कि राज्यों से भेदभाव का आरोप है, विपक्ष का प्रदर्शन, देखिए लगातार ये कहा जाता रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर हम बात करें राबड़ी देवी की जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बजट है ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पेश किया गया है। इस बजट में सिर्फ इस बात का ख्याल रखा गया है कि अपने जो घटक दल हैं एनडीए के, बीजेपी के जो साथी दल हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं, उन्हें किस तरह से बनाकर रखा जाए ताकि सरकार जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो बजट में भी बस यही देखा गया और इसीलिए टीडीपी को खुश किया गया है और बिहार को कुछ जो है चीजें दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर भेदभाव का आरोप लगा। जैसे कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि किसी की थाली में तो कुछ भी नहीं है और किसी की थाली को अगर आप देखें तो वहां पर पकौड़े नजर आते हैं। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए ये भेदभावपूर्ण तो बजट है ही, और दूसरी बात ये कि सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं या विशेष पैकेज का ऐलान आंध्र प्रदेश और माफ कीजिएगा बिहार के लिए किया। इस बीच आपको ये भी खबर बता दें कि इस बीच कहा गया कि नीति आयोग की जो आगामी बैठक होने वाली है उस बैठक में भी शिरकत नहीं की जाएगी, जिसका खंडन किया तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश के सीएम बजट में भेदभावपूर्ण आरोप लगा रहे हैं। 27 जुलाई को होनी है नीति आयोग की बैठक, जो अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता स्टालिन ने चेताया कि अगर पीएम मोदी शासन पर ध्यान देने की बजाय विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाना जारी रखेंगे तो बहुत जल्द अलग थलग पड़ जाएंगे। ये बात कही। रेलवे का ध्यान कवच लगाने पर रेल मंत्री ने ये तमाम बड़ी बातें कही। हालांकि इन तमाम बातों को देखा जाए तो किस तरीके से कल जो हंगामेदार रहा है सत्र, वो हंगामेदार रहा। अब ये भी माना जा रहा है कि जो पूरा सत्र है कहीं ना कहीं हंगामेदार रह सकता है। भेदभावपूर्ण आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने शासन को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। इस तरह की जो राहत है वो तमाम बिहार की बात करी जाए या फिर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए। देखिए यदि आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने प्रदर्शन बेहतर किया था। बिहार में यदि प्रदर्शन की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने भी प्रदर्शन बेहतर करके दिखाया था। ये भी यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसको इसका फायदा दिया गया तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। और देखिए ये भी जिक्र कर लें इस बात का कि जिस तरह से प्रदर्शन कल देखने को मिला है, तमाम बड़ी जो चेहरे हैं इसमें नजर आए हैं। राज्यसभा लोकसभा में कल जमकर हंगामा हुआ ही है। दोनों सदनों में कहीं ना कहीं कार्रवाई बाधित हुई है और शुरू होने से पहले कार्यवाही के संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी हमने देखा। और देखिए साथ साथ ये भी आरोप लगा है कि बजट पे 2 राज्यों का ख्याल रखा गया है। कई सांसद सीढ़ियों पर लंबे समय तक बैठे रहे। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत कई विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो शामिल रहे। और देखिए ये भी आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया कि उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है, पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जिसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए नाम न लेने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि नजरअंदाज कर दिया गया है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से बेतुके हैं, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा
उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया इन आरोपों को और कहा कि देखिए हर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, सभी राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अगर हम नाम नहीं ले रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कंसिडर नहीं किया है। सरकार के जो तमाम कार्यक्रम है, जो केंद्र की योजना है, विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, AIIB और इस तरह के संस्थानों से मिलने वाली विदेशी सहायता इन राज्यों में नहीं जाती है क्या? ये सवाल निर्मला सीतारमण की तरफ से उठाया गया। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी चीजें हमने रखी हैं, लेकिन मे भी हमने बहुत स्पेसिफिकली उसे जो है मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से पब्लिकली जाकर सवाल उठाएंगे। देखिए उन्होंने कहा है कि ये उम्मीदों का बजट है, हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। बिल्कुल, नेपाल में भीषण हादसा हुआ है। उड़ान भरते ही विमान बना आग का गोला। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई। नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हुआ। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हुई है। घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जाने वाला था जब ये हादसा हुआ। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। देखिए काठमांडू में उड़ान भरते ही क्रैश हुआ। ये छोटा प्लेन था। 19 इसमें यात्री सवार थे। पायलट्स और क्रू मेंबर्स को मिला दिया जाए, जिसमें एक पायलट आपको बता दें जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। कहा जा रहा है अकेला पायलट बचा। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह 11 बजे तकरीबन यह हादसा हुआ। पायलट अभी गंभीर है। पलटा जमीन से टकरा 21 साल पुराना ये विमान था और इसके बाद स्टैंडिंग के लिए 11 बजे इसको पोखरा ले जाया जा रहा था। एयरलाइन का स्टाफ थे। विमान में पायलट समेत 17 लोग शौर्य कंपनी के स्टाफ थे। मृतकों में एक स्टाफ की पत्नी, 4 साल का बेटा भी था। हिमालयन देश नेपाल में 1955 से अब तक हवाई दुर्घटना में 914 लोग मारे गए हैं। अब जरा इस खबर को थोड़ा आप विस्तार से समझिए। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई है वो खबर ये भी है कि जिस एयरक्राफ्ट में जिस प्लेन में इनको ले जाया जा रहा था वो 21 साल पुराना ये प्लेन था। इससे पहले आपको याद होगा लास्ट ईयर जनवरी में भी जब पोखरा में हादसा हुआ था तब 68 लोग मारे गए थे। तब भी ये कहा गया था कि जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट या फिर प्लेन वो दुरुस्त नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और इसी को लेकर नेपाल सरकार भी अब कटघरे में खड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है साल दर साल जो आंकड़े हैं मौतों के वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये वाकई में अपने आप में मोनिका चिंता की बात है। आंकड़े बताते हैं कि देखिए आप 1955 से लेकर जो अब तक हवाई दुर्घटना हुई है 1914 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो 68 लोग जनवरी में ही मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी और कुछ देर बाद ही ये क्रैश हो गया। सभी ने देखा किस तरह से आग के गोले में ये तब्दील हो गया। 9NAME प्लेन शौर्य एयरलाइंस का था ये और हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। बताया ये भी जा रहा है कि जो विमान क्रैश हुआ वो जैसे कि अभी दीपिका ने भी जिक्र किया काफ़ी पुराना था, 21 साल पुराना था। ऐसे में सवाल इस पर भी उठते हैं कि आखिर इतना पुराना विमान इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, और अगर इस्तेमाल किया जा रहा था तो क्या इसकी मेंटेनेंस उस तरह से हो रही थी जिस तरह से होनी चाहिए। एक और बात का जिक्र और दीपिका कल किया गया था, चूंकि मानसून का सीजन है और लगातार बारिश हो रही है, तो ये भी बताया जा रहा था कि रनवे पर बहुत बुरी तरह से फिसला है विमान, डिसबैलेंस हुआ है ये। और उसके बाद चूंकि जिस तरह से बताया जा रहा है पुराना है, शायद मेंटेनेंस नहीं थी, तो फिसलने के बाद जिस तरह से वो कल का जो मौसम था मोनिका वो साफ था। ठीक है, ये खबर हमारे रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कल का मौसम साफ था। हाँ, हालांकि हम ये कह सकते हैं क्योंकि नेपाल जो हिमालय क्षेत्र में आता है, जो मौसम की पॉसिबिलिटीज़ है, जो वेदर जो फ्लक्चुएशन है वहाँ बना होता है। लेकिन आप ये समझिए कि जो आंकड़े इस वक्त जो एनबीटी दिखा रहा है, ये आंकड़े देखिए आप, ये आंकड़े अपने आप में चौंका देंगे आपको। इसलिए जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं इसलिए खास है, ये आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है और नेपाल सरकार को समझना इसलिए भी ज़रूरी। देखिए इस जगह इन आंकड़ों को छापा गया है, दिखाया गया है। ये कहा गया कि 14 साल में यानी कि 14 इयर्स में 12 प्लेन क्रैश हुए हैं। अब आप समझिए कि कितनी जागरूक होगी वहाँ की सरकार। नेपाल में चुनौती तो है, जो हम जैसे ही डिस्कशन कर रहे हैं कि पहाड़ी वाले इलाके में सेवाएं देने वाली कई एयरलाइंस पर खराब सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रेनिंग की कमी है यहाँ पर, और अक्सर इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान हादसा
होता ही है। और इसके बाद पिछले 14 सालों की हम बात करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 12 हादसे अब तक हो चुके हैं और ये बड़े हादसे रहे। इसमें आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी का हमने जिक्र किया, 14 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ। काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर सवार थे। यति एयरलाइन का विमान पोखरा एयरपोर्ट पे लैंडिंग से 10 सेकंड पहले क्रैश हुआ। आप सोचिए 10 सेकंड पहले लैंडिंग से क्रैश हुआ रहा है, यहाँ पर उड़ान भरते समय क्रैश हो रहा है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिस पर नेपाल सरकार को, वहाँ की एयरलाइंस को अब कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी जाहिर तौर पर डर का माहौल हो जाता है, वो विश्वसनीय तक हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं देते। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कल जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो उसके बाद हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। पीछे बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का स्टाफ मौजूद है यहाँ पर और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स मौजूद है। और क्या स्थिति है, क्या हालत हो गई विमान की, कितनी बुरी तरह ये क्षतिग्रस्त हुआ है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो लोग सवार थे उनके साथ क्या हुआ होगा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच डर की स्थिति पैदा करता है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि और कितने हादसों का वो इंतजार कर रही है, आखिर कब वो जागेगी और इस दिशा में कोई कड़ा और अहम कदम जो है वो उठाया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक 362 करोड़ लौटाए गए हैं, अमित शाह ने कहा है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। बिना अखबार के, देखिए ये जो खबर है ये अखबार में छपी है। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। मंगलवार सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत होगी। पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होंगी। ये जानकारी भी होगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। तो खबर का जिक्र आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक 362 करोड़ लौटाए गए हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। देखिए सभी को उम्मीदें हैं कि जो पैसा फंसा हुआ है सहारा समूह में, वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए। लेकिन आप ये समझिए जिन्होंने पैसा जमा किया था वो बहुत मीडियम क्लास के थे और उनको इस बात की दरकार थी कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। तो फिलहाल आपको बता दें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पोर्टल पर सहारा इंडिया की इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होंगी। ये जानकारी भी है कि सहारा में निवेश किए गए हैं पैसों को वापस कैसे पाया जा सकता है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सहारा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 10 करोड़ जो निवेशक हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं। और देखिए आपको याद होगा किस वक्त पैनिक हो गए थे सभी, वो जो माहौल था बहुत पैनिक था जब ऐसा लग रहा था कि सारे पैसे कहीं ना कहीं डूब हो गए हैं। वो पैसे क्या लोगों को मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि किसी न किसी तरीके से सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए अब केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको बता दें ये एक अच्छी खबर है उन निवेशकों के लिए जिन्होंने काफ़ी पहले अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। चलिए मोनिका आगे बढ़ जाएंगे। किसान देखिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। दैनिक जागरण में खबर का जिक्र है। पिछले काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा ही नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव मांगे हैं। बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से कहा कि हम लोगों की असुविधा का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी पंजाब की ओर 500 ट्रैक्टर ट्रॉली बख्तरबंद के रूप में मौजूद हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहती हैं।
देखिए, शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को इस बाबत आदेश जारी किया। किसानों से वार्ता के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। तीसरी बात जो कही गई है वो ये कि दोनों राज्यों से नाम सुझाने को कहा गया, अन्यथा अदालत ये बात खुद तय कर लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करे किसानों और सरकार के बीच कायम अवरोध को खत्म करने के लिए स्वतंत्र वार्ताकारों की समिति बनाने पे और इस मसले पर सुलझाने के लिए बात करने को कहा है। कोर्ट ने समिति के गठन के लिए हरियाणा पंजाब सरकार से 1 हफ्ते में नाम सुझाने को कहा। यह भी कहा कि अगर सरकार नाम नहीं बताएगी तो देखिए कोर्ट इसका इनिशिएटिव ले लेगी, कोर्ट अपने हिसाब से अब फैसला लेगी। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से इस मामले को अगले सप्ताह सुनवाई पर लगाने पर आदेश देते हुए कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार से शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति कायम रखने को कहा है। क्योंकि लगातार आपको बता दें, आपको याद होगा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था। हालांकि दिल्ली में घुसने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन्हें वहीं रोक लिया गया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लगातार किसानों ने एक बार फिर से आह्वान किया है, MSP को लेकर कहा गया है कि हम वापस से सरकार का घेराव करेंगे। एक बार फिर से तमाम बॉर्डर्स पर जुटना शुरू हो चुका है। और इस बीच ये भी बता दें आपको कि देखिए अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि कमेटी का गठन होगा और पंजाब हरियाणा सरकार अपने नुमाइंदों को इसमें शामिल करा सकते हैं। ये जो है कमेटी जो है किसानों के साथ बातचीत करेगी और उसके बाद निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन ये भी कह दिया गया है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली का घेराव तो नहीं कर सकते हैं। देखो, यदि आप काम नहीं कर पाएंगे तो तैयार रहिए, सरकार इस बाबत काम करेगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। किसान विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। वैधानिक MSP पाने के लिए राहुल से मदद की गुहार लगाई गई है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। केंद्रीय बजट पेश होने के एक दिन बाद बुधवार को विभिन्न किसान संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। ये फैसला सुनाया गया। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां अपना विरोध जताने के लिए बजट की प्रतियां जलाने का फैसला किया। इसके अलावा एक अलग समूह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, उससे वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है। देखिए, ये हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं। फार्मर्स टू इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट सीक राहुल्स हेल्प टू गेट स्टैट्यूटरी MSP। राहुल गांधी ने मुलाकात की है बाकायदा किसान नेताओं से और देखिए कहा गया है कि जैसे कहा हमारे मैनिफेस्टो में एक वादा किया गया था MSP के लिए लीगल गारंटी का। ये कहा राहुल गांधी ने कहा, तो इसीलिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसानों को उनका हक मिल सके। राहुल गांधी काफी एक्टिव होते नजर आए। देखिए जिस तरह से बजट आया है, कहीं ना कहीं बजट को लेकर चौतरफा हमला सरकार पर हो रहा है। लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और कह रहा है कि इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकार ने ये कोशिश की है कि वो अपनी सत्ता को बनाए रखे, बचाए रखे। किसानों का भी इसमें ख्याल नहीं रखा गया है। बजट परसों पास हुआ था और उसके बाद कल भी लगातार पूरे दिन जो है प्रदर्शन होते रहे। संसद में भी हमने प्रदर्शन देखे और इस बीच कई किसान नेताओं ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है और बातचीत भी की है। तो जाहिर सी बात है, देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी और ये खबर अपने आप में बहुत ख़ास भी हो जाती है, क्योंकि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया था कि जब वह सत्ता में आएंगे तब वह MSP पर कानूनी गारंटी लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है, अब जो राहुल गांधी हैं वह कहीं ना कहीं अब विपक्ष में है और अब किसान ये चाहते हैं कि उनकी मांगों को उठाया जाए, सदन के भीतर रखा जाए। तो दर्जन भर किसान नेताओं ने विपक्ष से संसद भवन में मुलाकात की। विपक्ष के तमाम नेता उस वक्त मौजूद थे। नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि INDI घटकों के साथ लेकर दिलाएंगे MSP का हक। पंजाब हरियाणा के कांग्रेस सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए। तो देखिए, इस पर आपको बता दें, किसान ने कहा है कि हम आस नहीं छोड़ रहे हैं। MSP पर हमें कानूनी गारंटी चाहिए और अब विपक्ष हमारी सहायता करे। इसी उम्मीद के साथ किसान जो है, उनके तमाम बड़े जो नेता हैं वह विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे थे। चलिए मोनिका, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, कुपवाड़ा मुठभेड़ की बात करते हैं, जहां पर एक जवान शहीद हुआ है, एक आतंकी ढेर हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर का जिक्र है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कोवत इलाके में बुधवार सुबह सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कोवत इलाके में गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गए हैं। नॉन कमीशन ऑफिसर दिलावर सिंह ने अस्पताल में, आपको बता दें, मंगलवार को पुंछ में एनकाउंटर हुआ। इसमें लांस नायक सुभाष कुमार शहीद थे। बताया गया कि उन्हें कोवत में मंगलवार को 2 से 3 आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। देर रात दिलावर सिंह को गोली लगी थी। तो फिलहाल आपको बता दें, एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया था। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों का अगर हम जिक्र करें तो लगातार घाटी में जो है ये वारदातें हो रही हैं। हालांकि सेना लगातार कोशिश कर रही है कि इन पर लगाम लगाई जाए, इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जगह जगह अगर हम देखेंगे तो सेना के जवान तैनात हैं और लगातार जो लोकल पुलिस है वो भी लोगों के संपर्क में, स्थानीय लोगों के, और उन्हें एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी अगर संदिग्ध उन्हें नजर आता है या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है या कोई सूचना इस तरह से मिलती है तो सरकार, माफ कीजिएगा, सेना के साथ जरूर साझा करे ताकि जो है इस पर कड़े कदम उठाए जा सकें और आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। तो लगातार देखेंगे तो सेना एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर की खबर आपको दिखा रही हैं मोनिका भी, और इस खबर पर संसद में प्रतिक्रिया क्या आई है, प्रश्नों का जो जवाब दिया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे, ये नित्यानंद राय ने कहा है। इस खबर को भी दिखाया जा रहा है मोनिका के द्वारा। ये खबर अपने आप में बहुत खास है। ये देखिए, JNK LG sacks 4 more गवर्नमेंट ऑफिसर्स स्टाफर्स इंक्लूडिंग 2 कॉप्स फॉर टेरर लिंक्स। तो देखिए, अलग अलग तरह की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है सेना, सबसे अहम बात ये हो जाती है कि हर जगह पर सेना के जवान तैनात हैं और लगातार धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखेंगे तो जो है मुठभेड़ भी हो रही है। हाँ। और सेना कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि इन आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो और घाटी में शांति व्यवस्था को फिर से पुनर्बहाल किया जा सके, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो ये कि लोगों के बीच डर पैदा खौफ का करे माहौल और पैदा करे। घाटी को डिस्कनेक्ट करे बाकी जो भारत है उससे, ताकि यहाँ के लोग वहाँ पर ना जा पाए और जो टूरिज्म जिस तरह से वहाँ पर बढ़ रहा है, वहाँ के लोग जिस तरह से पहले से बेहतर महसूस करें धारा 370 हटने के बाद, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर अंकुश लग पाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेना कड़ा रुख अपनाए, जो भी अपनाया भी हुआ है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इसी बात का जो जिक्र है वह संसद में भी किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की गुलाबी तस्वीर खींची। इस समय केंद्र शासित प्रदेश में शांति बहाल हो चुकी है। पिछले साल ही क्षेत्र में 2000 करोड़ 11,000 पर्यटक पहुंचे हैं। ये दावा किया गया हाल ही में हुई आतंकवादी गतिविधियों को जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाई हुई है। और देखिए, ये घाटी में माहौल को खराब करने की कवायद है, लेकिन यकीन मानिए जो पर्यटन में बढ़ावा आ रहा है, 10 साल में जिस तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव महसूस किया गया है धारा 370 हटने के बाद से, जिसमें कह सकते हैं कि अभी जो आतंकवादी हैं उनमें बौखलाहट साफ दिख रही है। लेकिन उनकी बौखलाहट को भी जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी सेना है, वो खत्म कर रही है और लगातार इसको लेकर जागरूक भी। देखिए मोनिका, ये तमाम चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर यहाँ पर शांति बहाल ना हो पाए, इसी के लिए जो आतंकवादी गतिविधियाँ वो लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा किस तरीके से अमरनाथ जो यात्रा है वो चल रही है। हालांकि अभी देखिए कि ये हेड्स ऑफ है कि अमरनाथ यात्रा में अभी किसी भी तरह कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। ये कि सेना के जवान कितने तत्पर हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ भी समझनी होगी दीपिका, वो ये कि कहीं ना कहीं आपको अंदर खाने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी चीज़ें मुश्किल करती हैं। जैसे कि यहाँ पर जिक्र इस बात का कि जम्मू कश्मीर में LG ने 4 और गवर्नमेंट स्टाफर्स को जो है वो सैक किया है, उन्हें बर्खास्त किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिंक थे, टेरर लिंक थे, ये बड़ी और बात गुप्त है। सूचनाएं जो है वो पास ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये समझ पाते हैं आतंकी कि कहाँ पर कमज़ोर है इस वक्त सेना, या फिर कहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर गश्त कम हो रही है। तमाम सूचनाएं जो हैं अंदर खाने की अगर बाहर जाएंगी तो जाहिर तौर पर किसी के लिए भी आसानी हो जाती है। ऐसे में ये पता करना कि अपने ही घर में चोर कौन है, कौन ये तमाम बातें जो है, तमाम सूचनाएं जो है बाहर भेज रहा है, इससे लेकर भी लगातार जो है हालांकि सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है। इंटेलिजेंस भी लगातार इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तमाम लूप होल्स पे काम करना अब बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
नीट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूपीएससी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू हो सकता है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आपको बता दें कि आधारित जो फिंगरप्रिंट है, प्रमाणीकरण है, उसकी पहचान की बात कही गई है। सीसीटीवी निगरानी जैसी तकनीकों के माध्यम से अपनी परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की तरफ पूरी तरीके से तैयार है। यह निर्णय राष्ट्रीय परीक्षा और परीक्षण एजेंसी द्वारा स्नातक चिकित्सा प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में धोखाधड़ी के आरोपों के बीच लिया गया। यूपीएससी परीक्षा में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से बोलियां आमंत्रित करते हुए 20 जून को एक निविदा जारी की गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें, नीट यूपीएससी लाइकली टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन। फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि 44 जो याचिकाएं थी, 40 याचिकाएं थी, उन पर काम करने की कोशिश की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि साफ तौर पर नीट पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। यूपीएससी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू हो सकता है अब। और देखिए, आपको टीवी पे हेडलाइन में दिखा रहे हैं, इस क्लाउड लिंगर्स ओवर नीट, यूपीएससी लाइकली टू इंप्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार की जा रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र है। बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए, प्रश्न पत्र लीक और कदाचार को रोकने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया और विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में ऐसी कदाचार में शामिल लोगों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख के जुर्माने समेत कड़ी सजा का प्रावधान है। तो बिहार असेंबली ने एक बिल पास किया है। हालांकि देखिए, कल बिहार विधानसभा में काफी कुछ दिलचस्प भी हुआ। जिस तरह से आरजेडी की महिला विधायक पर चिल्लाते हुए नजर आए नीतीश कुमार और कहा कि तुम महिला हो, जानती क्या हो। इस पर भी जमकर हंगामा हुआ और जब ये बिल पेश हो रहा था, बिल रखा जा रहा था, तब भी लगातार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सवाल उठाए सरकार की तरफ से विपक्ष के लिए कि इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है। अगर एंटी पेपर लीक पास हो रहा है तो इसमें विपक्ष को किस बात की दिक्कत है, आखिर क्यों हंगामा इस तरह से बरप रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो इसके तहत 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है और 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जगन ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, इंडिया ब्लॉक के समर्थन दिया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी सरकार पर उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने जंतर मंतर पर श्री रेड्डी से मुलाकात की। उनके साथ एकजुटता व्यक्त की, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल थे। वाईएसआरसीपी ने अपने कार्यकर्ताओं की तस्वीरें और वीडियो भी प्रदर्शित किए। इसके बारे में दावा है कि हाल ही में हुए हमलों में वे घायल हुए, जो कथित तौर पर आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम किए गए थे। ये देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, तस्वीर के साथ यहाँ पर बाकायदा ये छपा है किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो जंतर मंतर पर मीडिया को एड्रेस करते हुए भी दिखाई दिए और जमकर यहाँ पर निशाना जो है वो सरकार पर साधा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। संघ की गतिविधियों में कमियों के शामिल होने पर आपत्ति नहीं,
केंद्र ने कहा, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर खंडपीठ के समक्ष ये तमाम बातें रखी हैं और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने संबंधी दशकों पुराने आदेश में संशोधन किया है। तो ये देखिए, केंद्रीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, ये कहा गया है केंद्र की तरफ से। और कुछ पंक्तियां पढ़कर भी सुना देंगे। देखिए, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष शपथ पत्र देकर कहती हुई नजर आई है कि आरएसएस की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। ये कहा गया है। केंद्र सरकार के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता ने एडवोकेट मनीष नायर के माध्यम से दायर की है। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि याचिका में हाईकोर्ट द्वारा बार बार समय देने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहा था। हाईकोर्ट ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब भी किया था। जाहिर सी बात है, यानी कि रास्ते खुल चुके हैं, जो कि पहले भी ऐसा होता था और अभी भी केंद्र ने इसको लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। चलिए, कांवड़ शिविरों की बात करते हैं। कांवड़ शिविरों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, ये बहुत बड़ी जानकारी है। सावन का महीना है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। सावन का महीना है और जो शिविर लगाए गए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं तो वहां पर दी ही जाएंगी। दिल्ली में सैकड़ों कांवड़ यात्री रोजाना आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए लगने वाले कांवड़ सेवा शिविरों के संचालक तेजी की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने राजधानी में शिविरों की शुक्रवार से शुरुआत होने की जानकारी दी है। कांवड़ सेवा शिविरों में कांवड़ियों के लिए विश्राम करने, खाने पीने और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ चिकित्सा सुविधाएं, कांवड़ियों की सुरक्षा जैसी अन्य दूसरी सुविधाओं का इंतजाम रहता है। और अब एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। जाहिर तौर पर सुरक्षा के पुख्ता होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। राजधानी में जो कांवड़ शिविर हैं, वहाँ पर सुरक्षा बेहतर होंगी। ना सिर्फ रहेंगी स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, बल्कि साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में जो कांवड़िए हैं वो अपना सामान भी बेखौफ होकर रख सकते हैं। किसी भी तरह की चिंता उन्हें नहीं रहेगी उनके सामान को लेकर, और खुद भी बेखौफ होकर वो रह सकते हैं। क्योंकि अक्सर छुटपुट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आती है। लेकिन अब चूंकि कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, ऐसे में ये कांवड़िए जो भोलेनाथ का नाम लेने के लिए, उन्हें याद करने के लिए घरों से निकले हैं, जल लेकर निकले हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आएगी। बिल्कुल, इसमें आतिशी भी मौजूद थी, आपने तस्वीरें भी देखी। जिस वक्त पीछे आप देख पा रहे हैं तमाम तस्वीरें, उन तमाम जगहों का उन्होंने खुद अवलोकन किया, जानकारी देखी और तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं का भी जायजा उन्होंने खुद लिया। और बल्कि दीपिका, उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ देखिए दिल्ली का ही बड़ा शिविर नहीं, बल्कि मैं कहूँगी वर्ल्ड क्लास ये जितना अच्छा शिविर बनाया गया, जो सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिविरों का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD-13। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। DRDO बालासोर जिले के अब्दुल कलाम आइलैंड से, आपको बता दें, इसको मिसाइल का परीक्षण किया गया। लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 की लॉन्चिंग के लिए, इसी टेस्ट के लिए बालासोर जिला प्रशासन ने 10 गांव के 10,581 लोगों पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या है, ये भी जरा जान लीजिए। AD-1 एक समुद्री आधारित एडो एटमॉस्फेयर BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के भीतर ही, उसके नज़दीक ही नष्ट कर देगी। यानी कि बात की जो मिलिट्री है वो भविष्य में देश की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में नष्ट कर देगी। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स होगा, पहला AD-1, दूसरा AD-2। देखिए मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुँचा रही हैं। बिल्कुल, देखिए इसका जिक्र भी किया गया है और बाकायदा दोनों मिसाइलों की तस्वीरें भी यहाँ पर जो है वो दिखाई गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत लहराएगा परचम, इस खबर का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए पहले हम ये बता देते हैं कि इनकी जो खासियत है
अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 को लॉन्च किया गया है। दोनों ये मिसाइलें दुश्मनों की 5000 किलोमीटर रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। भारत की दोनों मिसाइल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को वायुमंडल के नजदीक ही खत्म कर देंगी। यानी कि देखिए, दुश्मन की मिसाइल देश की धरती को छूने से पहले कई किलोमीटर ऊपर आसमान में बर्बाद हो जाएंगी। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए, मिसाइलों के परीक्षण के लिए बालेश्वर जिला प्रशासन ने आसपास के 10 गांव के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था, तब जाकर इसका परीक्षण जो है वो हो पाया था। वाकई में ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश किस तरीके से प्रगति कर रहा है, इसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बिल्कुल उस खबर का जिक्र कर लेते हैं जिसका हम अभी करने वाले थे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत लहराएगा परचम। ओलंपिक्स को लेकर जोश से भरे भारतीय खिलाड़ी। देखिए, भारत की लगातार बात हो रही है प्रगति की, किस तरह से यहाँ पर मिसाइल लॉन्च की, और अब बात हो रही है कि किस तरह से भारत अपना जो है परचम लहराता हुआ नजर आएगा। भारत के एथलीट 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए गर्मजोशी से भरे स्वागत में जुटे हुए हैं, जिसे शुक्रवार को शुरू किया जाएगा, जबकि वो शांत आशावाद का परिचय दे रहे हैं। देश के 117 एथलीट्स के दल में से कई लोग खेल गांव में आ चुके हैं और पहले से ही कुछ काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज के साथ सेल्फी। हालांकि वो यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं करने आए हैं। हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश पुरुष टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद गोल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए, उनकी तस्वीर 2021 के टोक्यो खेलों का एक असाधारण क्षण था। देखिए, जाहिर सी बात है अब जो निगाह है मोनिका पेरिस पर टिकी हुई हैं, और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में किस तरीके से शानदार प्रदर्शन इंडिया के द्वारा किया गया था। तमाम मेडल्स, पहली मर्तबा ऐसा था जब ओलंपिक्स में बहुत शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया दिखाया था। और देखिए, आपको याद भी होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं जाने से पहले, उनकी रवानगी से पहले मुलाकात की थी। कहा था कि आप अपने धैर्य को, अपने विश्वास को बनाए रखिए। पदक मिलना न मिलना ये तो आपके हाथ में है ही, लेकिन इससे आप निराश मत होइएगा। आप अपना बेहतर प्रदर्शन करके दिखाइएगा। बिल्कुल, और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सुर्खियां अखबार की में फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।